सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात। आज कानून की बात में हम बात करेंगे एफआईआर पर। कानून की बात में हम बात करेंगे गवाहों पर, गवाही पर और अनुसंधान की जो प्रक्रिया है, उस अनुसंधान की प्रक्रिया में जो विक्टिम है, उस विक्टिम को डरा धमका करके, परेशान करके कोई न्याय पाने से रोक नहीं दे, इसकी भी कोई व्यवस्था है क्या? कानून में क्या व्यवस्था है? सर्वोच्च न्यायालय की क्या रूलिंग्स है? तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं अभिषेक कुमार, जो उप सचिव हैं झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी में। नमस्कार, स्वागत है आपका। एक तो यह जो एफआईआर है, मुझे लगता है कि जब से मैं एफआईआर का नाम जानता हूँ और पुलिस थानों से साबका पड़ता है जो जर्नलिस्ट, एफआईआर लेने में आनाकानी बहुत होती है। एफआईआर लेने में आनाकानी कंपैरेटिवली घटी है, इसलिए कि सीसीटीवी वगैरह की व्यवस्था हुई है। तो एफआईआर है क्या, और एफआईआर नहीं अगर वो लेते हैं तो वैसी स्थिति में कोई क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है? एफआईआर कितना महत्वपूर्ण है विक्टिम को न्याय पाने के लिए? सबसे पहले तो एफआईआर क्या है मैं ये बता देता हूँ कि एफआईआर को हम लोग फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, प्रथम सूचना प्रतिवेदन। अर्थात विक्टिम जो भी हैं उसके पास यह अधिकार होता है, या कोई ऐसे व्यक्ति जो कि इन्फॉर्मेंट हो सकता है, जो कि सूचना कोई भी व्यक्ति दे सकता है, वो यदि किसी जिसके साथ घटना घटित हुई है या जिसने घटना को देखा है वो इन्फॉर्मेंट हो सकता है वो, और वो थाने में जाकर किसी संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है उसके संबंध में एक लिखित प्रतिवेदन दे सकता है। लिखित प्रतिवेदन से अर्थात यह है कि वो सादे कागज में भी जो संबंधित थाना प्रभारी है उसको एक आवेदन दे सकता है, जो भी उसके साथ घटना हुई। अगर व्यक्ति के साथ मारपीट होती है या किसी अन्य प्रकार का कोई अपराध होता है, तो प्रथम जो सीढ़ी है किसी न्याय पाने की, वो एफआईआर ही है जी। वो थाने में लिख कर देगा। प्रश्न यह है कि अगर वो थाने में एफआईआर देता है और उसे स्वीकार नहीं किया जाता है संबंधित थाने के द्वारा, तो उसके पास क्या विकल्प है? ऐसी स्थिति में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ही यह कहता है, सेक्शन 154 का ही प्रावधान यह भी है कि वो उस व्यक्ति के पास यह विकल्प है कि वो यदि एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है संबंधित थाने के द्वारा, तो जो संबंधित सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उसको वो लिख कर दे सकता है, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को वो लिख कर देगा कि मेरे साथ ये घटना हुई है, संबंधित थाने में एफआईआर नहीं लिया जा सकता है। यदि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो संबंधित है उनके द्वारा भी इस संबंध में कार्यवाही नहीं की जाती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के पास यह भी विकल्प होता है कि वो संबंधित न्यायालय में डायरेक्टली भी मुकदमा दाखिल कर सकता है, जिसे हम कंप्लेंट कहते हैं, और तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी व्यक्ति को मुकदमा दाखिल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि वो एफआईआर कर दे सीधे संबंधित थाना में, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि नहीं, उसका एफआईआर नहीं लिया जा रहा है, या संबंधित जो भी पुलिस कप्तान है, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उस संबंधित जिले के, उनके द्वारा भी संबंध में कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वो डायरेक्टली जो है संबंधित न्यायालय में आकर वो कंप्लेंट दाखिल कर सकता है, और कंप्लेंट दाखिल करने के बाद भी उसकी एक अलग प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के तहत जो है उसको न्याय प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ दो चीज़ है, एक तो एफआईआर और सनहा, ये दोनों में हमको फ़र्क समझाइए। और दूसरे की आपने कहा कि पुलिस थाना अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट करने का दो है कि ठीक है आपने लिख के दिया है, आप हमको दे दीजिए, हमने दे दिया, हमारे पास कुछ नहीं है, उन्होंने रिसीव नहीं किया, रिसीविंग नहीं दी, ठीक है आपने दे दिया, देख लेंगे हम, आप जाइए, आपका काम हो गया। एसपी ऑफिस में भी यही हुआ, वहाँ पर जो अर्दली है उसने कहा कि ठीक है आप हमको दे दिए, हम साहब को दे देंगे, या साहब ने ले लिया, ठीक है जाइए हम देख लेंगे, और उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हमारे पास एक ऑप्शन यह भी है क्या कि हमको रिसीविंग चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हम पोस्टल भी भेज सकते हैं क्या, या कंप्लेन के लिए ही जाएं
मतलब कि थाने ने अगर हम नहीं लिया तो थाने को हम रजिस्टर्ड डाक से उनके यहाँ भेजे कि जी, भाई हमारे बिल्कुल। साथ ये घटना घटी है, या एसपी कप्तान के यहाँ कि भाई हमने आपको इस दिन दिया था। अब तो लगभग सब जगह सीसीटीवी है, बिल्कुल बिल्कुल। हमने आपको ये इस दिन दिया था, आपने उस पर कोई कोग्निजेंस नहीं लिया, जी, कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरे की एफआईआर की जो रिसीविंग कॉपी होती है, उसी रिसीविंग कॉपी में कोई नंबर होता है, कोई नंबर चढ़ता है क्या? सनहा जो होता है, सनहा और एफआईआर में क्या फ़र्क है? जी, इतनी सारी चीज़ों को मैं एक एक कर आपको बताता हूँ। जी। सबसे पहले तो आपने यह कहा कि एफआईआर की रिसीविंग की का इशू है। तो सबसे पहले जो लिखित प्रतिवेदन हम लोग देते हैं सादे कागज में लिखकर, वो एफआईआर नहीं होती। एफआईआर का एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट के तहत मुकदमा दाखिल किया जाता है। उसमें घटना की तिथि, घटना का समय, इन्फॉर्मेंट का नाम, किस धारा में एफआईआर दर्ज किया गया है, तमाम विकल्प उसमें वो प्रिंटेड है, इसको भी भरते हैं ठीक है, उस लिखित आवेदन के साथ लगाया जाता है उसको। और ये कानून में ही यह प्रावधान है कि जैसे ही एफआईआर दर्ज की जाती है तो उसकी एक प्रति जो है सूचक को दिया जाना है। यह उसका अधिकार है कि जैसे ही एफआईआर दर्ज कर दिया मतलब वो जाता है, जो ये प्रिंटेड कॉपी है उस पर जो वो करते हैं उसकी कार्बन कॉपी होती है या उसका फोटो कॉपी उनको देना जी है। बिल्कुल, यह एक उसका कानूनी दायित्व है। जो भी संबंधित थाना के पदाधिकारी हैं, जो भी, उनका यह कानूनी दायित्व है कि जैसे ही वो एफआईआर दर्ज होता है तो उसकी एक कॉपी जो है जी। वो संबंधित सूचक को उपलब्ध कराएं। ठीक। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा आप रजिस्टर्ड डाक से भी उसको भेज सकते हैं। और अब तो समय बदल गया है, अब क्या हो रहा है कि लोग जो है मेल के माध्यम से भी अपने बातों को रख रहे हैं। साइबर सेल में और भी कई जगहों पर जो संबंधित मेल उपलब्ध कराए गए, मेल है जी बिल्कुल। तो उसको भी जो है सूचना मानकर पुलिस जो है कई बार उसके संबंध में भी कार्रवाई करती है। मैं एक अनुभव साझा करना चाहता हूं कि जब मैं रेलवे न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत था तो उस समय ट्विटर के माध्यम से एक व्यक्ति का सामान चोरी हो गया था रेलवे में। तो ट्विटर के माध्यम से वो जो है संबंधित रेलवे मंत्रालय को उसने ट्वीट कर दिया था। तो उस ट्विटर को जो है फिर वापस जो है संबंधित थाने में भेजा गया और उसके बाद उस ट्विटर के इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही जो है कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। उसके बाद सूचक जो है उससे कांटेक्ट किया गया, उससे फॉर्मल एप्लीकेशन लिया गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे, मतलब कि सूचना नहीं दर्ज हो रही। अब उसके पास वो तो आपके यहाँ गया तो यही सूचना दर्ज होगी, वो आपके यहाँ पहुंचा था और इस काम के लिए पहुंचा था और आपने उसको भगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो सनहा में और एफआईआर में क्या फर्क होता है? दो तरह के अपराध होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की प्रकृति जो होती है वो गंभीर प्रकृति होती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो प्रकृति होती है वो थोड़ी कम गंभीर प्रकृति की होती है। तो एफआईआर जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो कहते हैं, वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में दर्ज किया जाता है। और नॉन कॉग केसेस जो होते हैं उसको आप सनहा भी कह सकते हैं। नॉन कॉग ऑफेंस के उसमें कई तरह की चीज़ें हैं, कई तकनीकी चीज़ें हैं उसमें, जैसे कि सामान खो गया, हमारा एटीएम कार्ड खो गया, आई कार्ड खो गया, बिल्कुल मनी जी। तो ऐसे स्थिति में सनहा दर्ज कराई जाती है। उसका खास ये एक पर्पस ये होता है कि इस कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो डिफरेंस है वो है अरेस्ट का। पुलिस जो है बिना वारंट के यदि किसी व्यक्ति को कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर सकती है, हालांकि उसमें भी सेक्शन 41A का ऑफेंस क्लॉग लगा हुआ है कि कब कब वो गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन मोटे तौर पर आम लोगों के समझने के लिए यह है कि कोई भी पुलिस जो है बिना वारंट के अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है तो वैसे मामले कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकते हैं। तो यही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और जो सनहा है, सनहा में भी कोई नंबर मिलता है क्या? जो सनहा दर्ज कराते हैं, बिल्कुल, सनहा जो दर्ज होती है संबंधित थाने में डायरी होती है उसकी, और उसकी कॉपी भी जो है चाहे तो जो भी सूचक है उसकी कॉपी प्राप्त कर सकता है। प्राप्त करेगा तभी तो कहीं देगा उसके बेस पर कि हाँ, हमने वहाँ पर सनहा दर्ज, बिल्कुल वो कर सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं इन्वेस्टिगेशन पार्ट में। इन्वेस्टिगेशन जो शुरू होता है, इन्वेस्टिगेशन में जो मुख्य है वो सबूत और गवाह, ये दो होते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जितने हैं, लगभग जितनी गंभीर प्रवृत्ति के हैं, उसमें पीड़ित को और गवाह को धमकाने, डराने और वहाँ तक नहीं पहुँचने देने की बहुत सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। शुरू से ये रहा है, अभी भी है कमोबेश। तो गवाह अपनी गवाही दे सके और सबूत जो उसके पास है, उसका दिया हुआ सबूत सही न्यायालय में पहुँचे ताकि न्याय मिल सके। इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन चलता है, उस इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में दरोगा जी को क्या चाहिए, न्यायालय को क्या चाहिए, और न्यायालय किस तरह से गवाही करेगा, दरोगा जी कैसे गवाही करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसे ही एफआईआर दर्ज होता है पुलिस उसमें कार्यवाही प्रारंभ कर देती है और जिसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन के तहत जो होता है, जो भी व्यक्ति
एक्वेंटेड होते हैं उस घटना के संबंध में, उनको हम लोग गवाह भी कह सकते हैं। उनका बयान जो है वो दर्ज करते हैं, और वो बयान लिखित नहीं लेते हैं, वो संबंधित व्यक्ति को या तो थाने में बुलाकर, या महिला है तो उसके घर जाकर, बच्चा है तो उसके घर जाकर पुलिस उसके संबंध में पूछताछ करती है और एक केस डायरी नोट करती है। उसमें तमाम घटना का जिक्र होता है, और उसकी खास बात यह होती है कि वैसे गवाह से पुलिस हस्ताक्षर नहीं ले सकती है। वो केवल जो भी व्यक्ति जो बयान देता है उसको वो दर्ज करती है, और उन सारे गवाहों के बयान को दर्ज करने के बाद वो केस डायरी जो भी तैयार करती है पुलिस, उसके बाद वो चार्जशीट दाखिल करती है न्यायालय में। सारे गवाहों का बयान लेने के बाद कई बार 164 का स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। 164 का स्टेटमेंट विक्टिम या विटनेस, जिसका कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, अगर अनुसंधानकर्ता जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो मानते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस है मेरा, तो उसका न्यायालय में जो है सक्षम जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष गवाही कराते हैं। आप देखते होंगे कि रेप के मामले में, पॉक्सो के मामले में या अन्य कई मामले में पुलिस यह न्यायालय से प्रेयर करती है कि इनका 164 का स्टेटमेंट कराना चाहते हैं। तो 164 का स्टेटमेंट जो है न्यायालय संबंधित अटैक वगैरह में भी हाँ होता कोई है। भी विक्टिम का, तो वो 164 का स्टेटमेंट पुलिस कराती है, या अगर वो भी मृत्यु हो रही है, उसकी मरने वाला है, जी तो जी बिल्कुल, उसका डाइंग डिक्लेरेशन कराती है वो। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इस इन्वेस्टिगेशन में सारे विटनेसेस को एग्जामिन करके, सारे विटनेसेस का गवाह दर के, जो कोई भी ये 164 जो आप बता रहे हैं, 164 अदालत में जाकर के ही करना है, या विक्टिम अगर बहुत क्रिटिकल स्टेज में है तो वहां जाकर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेंगे, क्या जी है? ये दोनों ही प्रक्रिया है। इसको थोड़ा मैं एलेबोरेट करना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग देखते हैं कि रिम्स में है विक्टिम, जो है संबंधित अस्पताल में है, सदर अस्पताल में है, तो वैसे स्थिति में यह भी प्रावधान है कि जो संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे वो सीधे अस्पताल में जाकर या ऐसी जगह पर जहां पर कि वो नहीं आ सकती है वहां जाकर भी उसका बयान दर्ज करती है, और उसके बाद उसका बयान दर्ज किया जाता है, और वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। और इन सारे जो भी मौखिक साक्ष्य हो गए, दस्तावेजी साक्ष्य हो गए, और अन्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बेसिस पे जो है पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है। और जैसे ही पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देती है किसी मामले में, पुलिस का रोल खत्म हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन समाप्त हो जाता है, और इंक्वायरी का स्टेज आ जाता है। इंक्वायरी का स्टेज से फिर मैं रुकूंगा इंक्वायरी पर पहुंचने के पहले। 164 जो होता है वह अदालत में कितना महत्व रखता है? 164 ये एक कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, ये स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट होता है 164 का, जो कि न्यायिक सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लिया जाता है। 164 में ही डाइंग डिक्लेरेशन है ना? जी बिल्कुल, 164 में ही है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मरते समय अपना कुछ आरोप लगा करके जाती है, तो फिर 164 के बयान के बाद भी सबूत जुटाने होंगे क्या कि उसने डाइंग डिक्लेरेशन में जिन लोगों का नाम? ये तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर कर सकता है। इसमें कई तरह के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट्स हैं, जिसमें यह बताया गया है कि केवल डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे भी किसी व्यक्ति को सजा हो सकती है कि नहीं, और क्या क्या कोरोबोरेटिव एविडेंस हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो है तथ्य और परिस्थिति पर डिपेंड करता है, जिनके जी पास जी संबंधित न्यायिक पदाधिकारी या संबंधित न्यायालय पर यह डिपेंड करता है कि उसका एविडेंसरी वैल्यू क्या होगा। ये तथ्य बिल्कुल, ये जो है हर मामले में अलग अलग तरीके से इसका एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होता है। एफआईआर के बाद आप आगे बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बता रहा था कि चार्जशीट दाखिल हो जाती है। चार्जशीट जैसे ही दाखिल हो जाती है, उसमें पुलिस पदाधिकारी का रोल समाप्त हो जाता है, और उसके बाद कोर्ट इंक्वायरी करने के बाद उस मामले में संज्ञान लेती है। जैसे ही उस मामले में संज्ञान हो जाता है, उसके बाद कोर्ट जो है अभियुक्त की उपस्थिति सिक्योर करती है, अभियुक्त को बुलाती है, और उसके बाद संबंधित कागजात अब उपलब्ध कराया जाता है अभियुक्त को, और उस मामले में आरोप का गठन होता है। आरोप गठन होने के बाद उन गवाहों की जरूरत पड़ती है जिसको कि चार्जशीट में विटनेस बनाया गया, उनको जो है बुलाया जाता है। समस्या यह होती है कि वो गवाह को समन किया जाता है, कई बार बेलेबल वारंट कर दिया जाता है। ऐसे में गवाह कोई बनना नहीं चाहता, जिसके लिए इनकरेजमेंट की जरूरत है। यह एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें कि संबंधित व्यक्ति को समन किया जाता है। उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि किसी व्यक्ति को समन कर दिया गया है या गवाह के रूप में बेलेबल वारंट कर दिया गया है, तो उसका एक प्रक्रिया, संबंधित जो भी न्यायालय है उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, वो जाकर सीधे गवाह पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मुलाकात कर सकता है। या फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकार का भी इसमें रोल होता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे यह लगता है कि उसको कोई सहायता नहीं मिल रही है, उसको गवाही देना है, या कोई विक्टिम ऐसा है जिसको कि यह लगता है कि वो उसकी गवाही नहीं हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति को सहयोग जिला विधिक सेवा प्राधिकार से भी मिल सकता है, और जो संबंधित पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसकी गवाही में सहयोग करते हैं वो। दूसरी चीज़ यह है कि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है विगत वर्ष में ही एक वल्नरेबल विटनेस वेटिंग रूम की स्थापना की गई है।
वल्नरेबल विटनेस का मतलब ये होता है जिसमें कि ऐसा विटनेस होता है जो कि जिसके सामने आने से, एक्यूज्ड के सामने आने से वो विटनेस प्रभावित हो सकता है, उस गवाही देने में उसको परेशानी हो सकती है। ऐसे विटनेसेस के लिए, ऐसे विक्टिम्स के लिए वल्नरेबल विटनेस वेटिंग रूम बनाया गया है। सभी न्यायालयों में यह मिलेगा आपको, जहां पर कि ना तो उस विक्टिम को, एक्यूज्ड को फेस करना पड़ता है, ना ही किसी अन्य व्यक्ति को फेस करना पड़ता है। एक कमरा होता है, उसमें वो आती हैं जो भी विक्टिम है वो, और वहाँ से उनकी गवाही होती है, जिसमें कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में संबंधित जज जो होते हैं वो देख पाते हैं उसको, और एक्यूज्ड को केवल पहचान के समय जो है उसको उस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोड़ा जाता है, जिससे कि यह इंश्योर करने का प्रयास किया जाता है कि वो व्यक्ति जो विक्टिम है उसको ना तो गवाही देने में परेशानी हो, ना ही उसको किसी प्रकार का भय हो। जी। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो है ऑलरेडी 2019 में जो है झारखंड सरकार के द्वारा ये लाया गया है, जिसके तहत जो है विटनेस को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, क्या क्या सुविधाएं विटनेस को मिल सकती है, इन सारी चीज़ों की चर्चा उसमें की गई है। कोरोना के समय में जब वीडियो कॉन्फ्रेंस से न्यायालय की कार्रवाई चल रही थी, उस समय एक और कंसेप्ट, रिमोट प्लेस का कंसेप्ट एक आया था, और इस पे भी कार्य चल रहा है, जिसमें कि यह करने का प्रयास किया गया है कि जो रिमोट सेंटर बनाए जाएंगे, चाहे कि वो पंचायत स्तर पे हो या ब्लॉक स्तर पे हो, जहाँ से कि विक्टिम को बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े और उस विक्टिम को उस रिमोट प्लेस में लाकर और न्यायालय से कनेक्ट करके उसकी गवाही की जा सके। इससे यह लाभ होगा कि लोग न्याय पाने के लिए उसको न्यायालय तक आने की भी आवश्यकता नहीं होगी। जो भी संबंधित प्लेस होगा, रिमोट प्लेस जिसको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, उससे भी जो है गवाही देने वाली गवाह देने की सुविधा जो है मिल सकती है। आगे आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है, इस पर भी कार्य चल रहा है। तो इस प्रकार जो भी विटनेस प्रोटेक्शन है उसके लिए, अगर वो लीगल एड केसेस हैं तो लीगल एड केसेस है तो उसको फिर संबंधित अधिवक्ता मिल जाएगा। अगर कोई महिला है, मैं बार बार बोलता हूँ, शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, या ऐसे व्यक्ति जिसकी आय 3 लाख रुपए से कम है, तो वो फ्री लीगल एड पाने का हकदार है। फ्री लीगल एड अगर वो हो जाता है तो फिर गवाह जो होते हैं, संबंधित गवाह जो होते हैं, उसके आने जाने का खर्च के लिए वो उसका इंटाइटलमेंट होता है। उनको किसी अधिवक्ता को पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके ड्राफ्टिंग जो भी होते हैं उसका भी खर्च जो है संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार उठाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। कानून, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है या फिर संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार हैं, झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, ये सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो कि कोई भी विक्टिम या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कि न्याय पाने में कठिनाई हो रही है, उनके सहयोग के लिए तत्पर है। इनसे सहयोग लिया जा सकता है। इसको अगर हम देखें, बहुत सारे मामलों में जब सम्मन होता है तो जिसके खिलाफ सम्मन होता है उसको पता ही नहीं, कंसर्न ही नहीं पता होता है कि कैसे हमारे पास सम्मन आ गया या अवेलेबल वारंट जारी हुआ, तब भी उसको नहीं पता होता है कि उसके पास आया क्यों और कैसे। पुलिस ने कहीं से नाम डाल दिया अपने हिसाब से बगैर जाने समझे। उस मामले में, दूसरे मामले उसके अपने इंगेजमेंट्स हैं, अपनी परेशानियां हैं, तीसरे की आर्थिक जो परेशानी है वो भी है। तो विक्टिम जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उस तरह विक्टिम और ये क्या नाम है आपको, गवाह जिसको आप बुला रहे हैं सम्मन दे करके, वो अगर कमज़ोर है और वहाँ पहुँचने में दिक्कत हो रही है या किसी ढंग से पहुँच पाया तो दोबारा आने में परेशानी हो रही है, तो उस तरह के लोगों को डीएलएसए से कोई मदद मिल सकती है क्या? जी बिल्कुल, मैं ये बता रहा था आपको कि ऐसे विटनेसेस जो भी हैं, जो लीगल एड केसेस में, यह कोर्ट का, ये जिला विधिक सेवा प्राधिकार का ये दायित्व हो जाता है कि ऐसे केसेस में जो भी गवाह है, उन गवाहों को आने जाने का खर्च या तमाम सुविधाएं मुहैया कराती है संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जिससे कि उनको गवाही देने में न्यायालय में परेशानी ना हो। यदि किसी व्यक्ति को समन दिया जाता है या फिर बेलेबल वारंट दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को गवाही, समन और बेलेबल वारंट भेजने का तरीका क्या, कैसे भेजते हैं आप? समन 2 प्रति में होता है या एक नोटिस की तरह, सूचना की तरह होता है। डाक से भेजते हैं या पुलिस लेके जाती है या आपका दोनों ही तरीका होता है, दोनों ही तरीका होता है। कई बार समन्स जो होता है वो संबंधित नज़ारत जो भी सिविल कोर्ट का होता है उससे जो होता है, सर्वर उसका होता है, प्रोसेस सर्वर जो होता है, वो भी समन लेकर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो टास्क फोर्स, कई जिले में टास्क फोर्स बनाए गए हैं समन, सर्विस ऑफ समन के लिए, पुलिस पदाधिकारियों की भी मदद ली जाती है। और जो गवाह होते हैं उसको लाने की जिम्मेवारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की भी होती। अगर किसी व्यक्ति में, किसी भी केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने किसी को गवाह बनाया है, तो न्यायालय के पास यह अवसर होता है
कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाएं और जिन जिन व्यक्ति को गवाह उसने बनाया है उनको न्यायालय में लाने के लिए वो हाँ डायरेक्शन दे सकती है। संबंधित न्यायालय जो है ये कह सकती है कि वो डायरेक्शन न्यायालय में प्रस्तुत हो और उनकी गवाही हो सके। अपने पास जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटीज़ आ गए हैं आजकल, ट्विटर, जैसे कि ट्विटर की बात आपने की, व्हाट्सएप है, मेल है, मैसेज है, इस तरह के मामले में अगर संबंधित पुलिस थाने के पदाधिकारी या संबंधित एसपी का नंबर है हमारे पास और हम वहाँ किसी कारण से जाने में अक्षम हैं, जैसे कि रेल यात्री के बारे में आपने बताया कि उसने ट्वीट किया, उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ी और रेल मंत्रालय से आपके पास आया, आपने इन्वेस्टिगेट किया और उसको दंडित किया, जो भी विक्टिम था उसको। तो उस तरह के मामले में क्या कोई व्यक्ति व्हाट्सएप से, मेल से, मैसेज से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, जो भी है, उससे अपनी बात सनहा के मामले में खास करके वहाँ जा कर के उसको निराश होकर नहीं लौटना पड़े, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसके बारे में अगर वो एफआईआर करना है या सनहा दर्ज कराना है तो वो अपनी बात कह सकती, वो उसकी मान्यता कोर्ट में कितनी है और वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं, बिल्कुल कर सकता है। आप देखेंगे कि हेल्पलाइन नंबर इशू किया हुआ है पुलिस पदाधिकारी, अब तो सब कुछ मेल, आप देखिएगा सिस्टम जो है ये साइबर के केसेस वगैरह में देखिएगा आपकी मेल के माध्यम से पुलिस को सूचना मिलती है। कई बार जो होता है कि जो लोग हैं इन्फॉर्मेशन मेल के माध्यम से ही संबंधित पुलिस पदाधिकारी को, थाने को या संबंधित सीनियर एसपी का जो भी ऑफिस होता है उसमें वो दे देते हैं। जैसे ही वो सूचना किसी भी प्रकार से, ये सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो सेक्शन 154 है उसमें ये लिखा गया है कि एफआईआर करने का मतलब ये नहीं है, एफआईआर का मतलब कि लिखित आवेदन होना चाहिए। कोई व्यक्ति अपनी बात ओरली भी किसी संबंधित थाने को बता सकता है और जैसे ही वो सूचना प्राप्त होती है सारे फॉर्मेलिटी की जिम्मेवारी संबंधित थाने की होती है कि उसको रिड्यूस कराए राइटिंग में और उसके बाद आगे की कार्रवाई कराए। किसी भी प्रकार से सूचना प्राप्त की जा सकती है। टेलीफोन से जो है, अगर कोई व्यक्ति टेलीफोन से जो है संबंधित थाने में कोई सूचना देता है तो उसके बाद जिम्मेवारी संबंधित थाने की हो जाती है कि कैसे आगे की कार्रवाई करे। टेलीफोन से कोई व्यक्ति बता सकता है, मैसेज के माध्यम से कोई बता सकता है, यह जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन जैसे ही मिला उसके बाद क्या कानूनी प्रक्रिया होगी, यह सारा दायित्व जो है संबंधित पुलिस थाने का हो जाता है। अब अगर हम पब्लिक के लिए देखें और उनको थोड़ी रिलीफ देने की बात करें, तो किस तरह के मामलों में थाना जाने की ज़रूरत है, एफआईआर करने की ज़रूरत है और कौन से मामले हैं जिसमें सीधे कोर्ट जाना चाहिए? थाना जाने में बेमतलब की परेशानी, किस तरह के मामले हो सकते हैं? कई ऐसे मामले हैं जो कि जुरिस्डिक्शन बनाया गया है उसमें, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में, वैसे मामले में संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने का दायित्व जो है उस व्यक्ति के जो भी सूचक है उसके पास यह होता है कि वो जाए और संबंधित थाने में अपने मामले को दर्ज कराए। कई ऐसे मामले हैं जिसमें कि डायरेक्टली कोर्ट में कंप्लेंट दाखिल होते हैं और उसमें एक महत्वपूर्ण मामला सेक्शन 138 वो जो कोर्ट में मामले डायरेक्ट दाखिल होते हैं उसके लिए थाना जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। उसकी प्रक्रिया अलग होती है और उसमें मैं एक महत्वपूर्ण चीज है ये बताना चाहता हूँ कि कोर्ट उसमें इंक्वायरी करती है और संबंधित पुलिस पदाधिकारियों का या संबंधित थाने का उसमें कोई रोल नहीं होता। अच्छा, ये पूरी तरह से उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है, कंप्लेनेंट जिसको कहते हैं हम लोग, परिवाद दाखिल करता जो होता है उस पर यह डिपेंड करता है कि एक लिखित आवेदन वो दे और लिखित आवेदन में उसके पास ये अवसर होता है कि वो किसको गवाह बनाता है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे विरुद्ध कोई अपराध दाखिल हुआ है और ABC ने उस अपराध को देखा है तो वो एक प्रतिवाद पत्र बनाएगा, परिवाद पत्र बनाएगा और ABC को गवाह बनाएगा। उसमें वह स्वयं न्यायालय के समक्ष गवाही देगा, इंक्वायरी विटनेस होगा और ABC जो है उनको भी लाएगा और उनके समक्ष गवाही देगा और इन सारे जो इंक्वायरी विटनेसेस हैं इनको एग्जामिन करने के बाद न्यायालय को यह तय करना होता है कि यह मामला जो है आगे प्राइमा फेसी यह मामला समन करने के लिए या आगे उसके अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं। अगर वो मामला पर्याप्त होगा, विटनेसेस पर्याप्त होंगे तो वैसे मामले में न्यायालय प्राइमा फेसी केस में डाउट करके एक्यूज जो होते हैं उसको समन करते हैं। ये परिवाद के माध्यम से ऐसे मामले दाखिल किए जाते हैं। इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता, ये पूरी तरह से न्यायालय जो है इंक्वायरी अपने द्वारा कराती है। हालांकि न्यायालय के पास यह अवसर होता है कि किसी मामले में संबंधित पुलिस पदाधिकारी की वो जो है मदद ले सकती है। दो और गंभीर, मेरे हिसाब से गंभीर मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो ये है कि कानून ने यह अपराध बना रखा है कि आप ब्याज पर पैसा चलाएं, सूद पर पैसा लगाएं,
ठीक है। बड़े पैमाने पर लोग प्राइवेट एजेंसीज से, एजेंसीज भी नहीं है, इंडिविजुअल से पैसा लेते हैं, उसके एवज में चेक दे देते हैं। चेक कितना का देते हैं, वो खाली चेक रहता है, वो उसमें कुछ भी भर लेता है। इस तरह के बहुत सारे मामले आए। तो उस मामले में अगर वो पैसा नहीं देता है, जिस पार्टी ने कहा कि भाई हम इतने सूद के साथ 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में लौटा देंगे, उसने नहीं लौटाया, तो उसको ये थाना जाना है या उसको सीधे कंप्लेन करना है, नंबर 1। नंबर 2, दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। दहेज के बहुत सारे मामले आ रहे हैं जिसमें जब शादियां टूटने लगती हैं तो दहेज का क्लेम होने, दिया हो या नहीं दिया हो, दहेज का क्लेम करने लगता है कि भैया हमने तो इतना दिया था, इतना खर्चा किया, तो वो भी हमको मिलना चाहिए। तो अगर वो स्वीकार करता है कि उसने दहेज दिया तो यह तो ऑफेंस है, गलत किया, गैर कानूनी है। तो उस तरह के मामलों में क्या होता है, कानून में क्या होना चाहिए, ये थोड़ा सा अलग हट करके है, लेकिन ये क्या नाम है, NIA एक्ट वाला तो जरूरी है, वो जानना चाहिए पब्लिक को। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मामला डायरेक्टली न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है। उसके लिए सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का प्रावधान है। ऐसे मामले में यह इसकी प्रक्रिया भी बहुत स्पीडी की गई है कि ऐसे मामले में गवाही तुरंत होती है और न्याय निर्णय के लिए भी एक समय फिक्स किया गया है। यानी चेक बाउंस का जो भी मामला होगा उसके लिए किसी भी व्यक्ति को संबंधित थाने में जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास समय की कमी है और अभिषेक कुमार जी के पास बहुत कुछ बताने के लिए है, हमारे पास भी पूछने के लिए बहुत सारे सवाल है। तो आज इतना ही कि किस मामले में थाने जाना है, किस मामले में कोर्ट में सीधे जाना है, और दूसरे ये कि थाना गए बगैर जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आपके पास हैं उन माध्यमों से भी आप FIR लिखा सकते हैं, कंप्लेन लिखा सकते हैं, सूचनाएं दे सकते हैं और वो कोर्ट में मान्य होगी। लेकिन बेहतर ये है कि जो कॉग्निजेबल मामले हैं, संज्ञेय अपराध हैं, उसमें थाना जाइए, थाना में जाके दर्ज कराइए और चेक का और पैसे का जो मामला है उसके लिए सीधे कंप्लेन करिए। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।